हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने एक लेक्चर में मेजॉरिटेरियनिज्म का जो टॉपिक था उससे पहले का डिस्कस किया था, और लेक्चर नंबर 2 में मेजॉरिटेरियनिज्म का जो टॉपिक था वो हमने डिस्कस किया था। अभी हम एकोमोडेशन इन बेल्जियम वाला डिस्कस करेंगे। एकोमोडेशन का मीनिंग क्या होता है? एकोमोडेशन का मतलब होता है आवास, यानी कि जिस जगह पे आप रह रहे हो। अब बेल्जियम से इसको कैसे रिलेट करें, मतलब कि अब आवास शब्द से ही समझ जाए कि बेल्जियम में किस किस तरीके के लोग रह रहे थे, यानी कि बेल्जियम में जो लोग रह रहे थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, बेसिकली वो चीज़ें हैं। ठीक है। The Belgian leaders took a different path. They recognized the existence of regional differences and cultural diversities. Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. अब जो बेल्जियन लीडर थे उन्होंने अपना एक अलग पाथ चूज़ किया। उन्होंने जो रीजनल डिफरेंसेस थे और जो कल्चरल डाइवर्सिटी, इसको मतलब कि रिकॉग्नाइज कर दिया, यानी कि उन्होंने अपना एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। किस चीज़ पे वर्क करने के लिए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड किया? किस चीज़ पर वर्क करने के लिए? ताकि सेम कंट्री में अलग अलग वैरायटी के लोग, यानी कि अलग अलग रीजनल डिफरेंस के लोग और अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग सेम कंट्री में रह सकें। ठीक है। The arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative. जो ये अरेंजमेंट था, जो ये इनका आइडिया था, ये बहुत डिफरेंट था उस टाइम पे, बाकी कंट्री से भी बहुत इनोवेटिव आइडिया लेके आए थे। Here are some of the elements of Belgian model. अब जो इनका बेल्जियन मॉडल था उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government, यानी कि बेल्जियम में डच स्पीकिंग भी थी और फिर फ्रेंच स्पीकिंग भी थी। तो उन्होंने क्या किया कि डच स्पीकिंग और जो फ्रेंच स्पीकिंग है इनके मिनिस्टर्स इक्वल रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। Some special law requires the support of majority of members from each linguistic group. Thus, no single community can make decisions unilaterally. यानी कि कुछ स्पेशल लॉज ज़रूरी थे मेजॉरिटी ऑफ मेंबर को सपोर्ट करने के लिए हर लिंग्विस्टिक ग्रुप से। तो इसका फ़ायदा क्या था? दस, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन, कि जो कोई भी सिंगल कम्युनिटी है वो अकेले ही डिसीज़न नहीं ले पाएगी और जो है सब साथ में मिलकर डिसीज़न लेंगे। Many powers of the central government have been given to state governments of the 2 regions of the country. बहुत सारी जो पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। 2 रीजन, जो कंट्री के दो अलग अलग रीजन थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन रीजन की स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर थी वो दे दी थी। यानी कि बेसिकली देने का मतलब कि है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, अपनी पूरी पावर नहीं दी थी, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स. Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. The French-speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch-speaking community has accepted equal representation in the central government. Brussels में एक separate government थी दोनों ही communities में, जिनमें equal representation हुआ करता था। French-speaking लोगों ने ब्रुसेल्स में अपना इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो था वो एक्सेप्ट कर लिया। क्यों एक्सेप्ट किया था? बिकॉज जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उनका भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन था सेंट्रल गवर्नमेंट में। यानी कि फ्रेंच स्पीकिंग लोगों ने देखा
कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उनका भी सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, और अगर हम इस चीज़ को मान जाते तो हमारा भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, इसलिए वो मान गए थे। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी थी जो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट कौन करता था? पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। यानी कि कोई एक कम्युनिटी से, मतलब कि ये जितने भी लैंग्वेज थी, किसी एक लैंग्वेज की कम्युनिटी से वो बिलोंग करने चाहिए। वो लोग जो हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी इसको इलेक्ट करते थे, और कुछ मैटर नहीं करता था कि वो रहते कहाँ हैं। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। इस गवर्नमेंट के पास कल्चरल रिलेटेड पावर थी, एजुकेशन रिलेटेड पावर थी, और लैंग्वेज को लेकर के लैंग्वेज में जो डिफ्रेंशिएशन था, इसको लेकर के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, ये जो इश्यूज थे, इसके रिलेटेड भी पावर थी कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब हमको लग रहा होगा कि जो बेल्जियन मॉडल है ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार। लेकिन ये जो अरेंजमेंट थे इन्होंने बाद में बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था दोनों कम्युनिटी को। They help to avoid civic strife between the two majorities and a possible division of the country on linguistic lines। वही चीज़ें हो गई कि जो दो अलग अलग ग्रुप थे, इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, और जो ये अरेंजमेंट था बहुत अच्छे से आगे जाके इसने अपना काम किया। When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarter। जब बहुत सारी कंट्री, यानी कि यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर एक यूरोपियन यूनियन बनाने का सोचा, तो ब्रुसेल्स को चूज़ किया गया उसके हेडक्वार्टर के लिए। यानी कि कुछ भी अगर बना रहे हैं तो बेसिकली उसका हेडक्वार्टर कहीं ना कहीं तो होगा, तो ब्रुसेल्स को उसको चूज़ किया गया। क्यों चूज़ किया गया? क्योंकि उसमें अरेंजमेंट जो था वो इतने अच्छे से, बेल्जियन मॉडल ने इतने अच्छे से वर्क किया कि सभी को वो बहुत अच्छा लगा। और ऐसा नहीं हो कि आगे जाके वो फेल हो गया, बल्कि आगे जाके भी उसने बहुत सारी, मतलब कि आगे जाके भी उसने अच्छा काम किया। तो ब्रुसेल्स को चूज़ किया गया, was chosen as his headquarter, यूरोपियन यूनियन, फॉर यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर। ब्रुसेल्स को चूज़ किया गया था, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। ये है यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट बेल्जियम में, ये देख सकते हैं। ब्रुसेल्स बेसिकली इसकी कैपिटल थी, ऑब्वियसली कैपिटल में रखा जाएगा अगर कोई भी हेडक्वार्टर होगा तो। वट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब ये जो दो स्टोरीज है बेल्जियम और श्रीलंका की, अब हम इन दो स्टोरी से सीख क्या रहे हैं, हमने क्या सीख ली? बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों में डेमोक्रेसी थी। येट दे डील विद द डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंट, मतलब कि इनमें पावर शेयरिंग के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू था और अलग अलग चीज़ें थी इनमें पावर शेयरिंग से रिलेटेड। In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities। बेल्जियम में लीडर्स ने क्या रियलाइज़ किया कि अगर कंट्री की यूनिटी चाहिए, यानी कि अगर कंट्री में हमको यूनिटी चाहिए, तो वो कब पॉसिबल होगी? जब हम दोनों कम्युनिटी के इंटरेस्ट को और उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट दे, तभी। जो रीजन्स थे वो भी, और उनके दोनों कम्युनिटी के इंटरेस्ट को, उनकी जो मांग थी, मतलब कि बेसिकली उनके रीजन को रिस्पेक्ट दी, उनकी फीलिंग को रिस्पेक्ट दी। तो ऐसे करके जो बेल्जियम था उसमें क्या है, यूनिटी आई। तो कंट्री की यूनिटी इसी तरीके से आई थी बेल्जियम में। सच ए रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर। अब ये जो रियलाइजेशन था, इसी की वजह से लोगों ने जो डिफरेंट जो अरेंजमेंट था पावर शेयरिंग का, वो एक्सेप्ट किया। Sri Lanka shows us a contrasting example. It shows us that if a majority community wants to force a dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country। अब श्रीलंका में बिल्कुल अलग केस था, यानी कि श्रीलंका में क्या था कि अगर मेजॉरिटी जो कम्युनिटी, यानी कि जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में है,
अगर वो अपनी माइनॉरिटी में जो कम्युनिटी है उसको फोर्स करना चाहे बाकी कम्युनिटी से एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर, और वो मना कर देती है कि जो माइनॉरिटी में जो कम्युनिटी है हम उसके साथ अपनी पावर को शेयर नहीं करेंगे, तो इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो अगर ऐसा होगा तो जो कंट्री की यूनिटी है अंडरमाइन, यानी कि बेसिकली कंट्री की यूनिटी कमज़ोर पड़ जाएगी। अगर मेजॉरिटी वाली कम्युनिटी अपनी डोमिनेंस वाली यानी कि अपनी माइनॉरिटी वाली कम्युनिटी को फोर्स करती है और उसके साथ पावर शेयर करने के लिए मना कर देती है, तो कंट्री की यूनिटी कमज़ोर पड़ जाएगी। अब यहाँ पे हमको एक इमेज दी गई है जिस पे यहाँ पे हमको लिखा है जर्मन गवर्नमेंट, ये लिखा है हमारे पास जर्मन गवर्नमेंट, और ये एक कार टाइप व्हीलर बनाया गया है जहाँ पे 2 स्टीयरिंग व्हील्स है और इसमें लिखा है फाइन जर्मन इंजीनियरिंग। तो अब आप इस इमेज को देखो और इस इमेज से ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो बेसिकली इमेज हमको क्यों दी गई है, इस इमेज से हमको समझाना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। सो जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, ये हम नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।